सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाले। विद्यार्थियों, हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। तो आज बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य संग्रह, उसके अंतर्गत हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन किया था और उस पाठ्यक्रम का जो वीडियो है वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और संपूर्ण सिलेबस भी मैंने आपके सामने रख दिया था। आज हम उसी पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए हम सबसे पहला जो प्रश्न पत्र है बीए पाठ तृतीय का, जो कि आधुनिक काव्य संग्रह के अंतर्गत पहला जो अध्याय है वह है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में और उनके जीवन के संबंध में हम प्रारंभिक रूप से चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आधुनिक कालीन कविता के प्रमुख कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं। इनका की जो समय सीमा मानी गई है वह 1886 से लेकर के 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इस अवधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि गुप्त जी एक आधुनिक विचारधारा से उत्प्रोत होकर के काव्य की कविताएं लिखते थे। हमें इसका प्रारंभिक जो स्वरूप है वह आधुनिक काल के अंतर्गत जो सबसे पहले भारतेंदु युग आया और दूसरा जो युग आया वह द्विवेदी युग आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो युग था द्विवेदी युगीन, उस द्विवेदी युगीन काव्य धारा के कवियों के अंतर्गत एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रारंभ से ही एक पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा एवं भारतीयता से ओतप्रोत काव्य की रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक जो कविताएं हैं वह प्रारंभ में वैश्य उपकारक नामक एक पत्रिका है, पत्र प्रकाशित होता था जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था, उसके अंतर्गत इनकी कविताएं छपने लगी थी। फिर यदि हम बात करें तो धीरे धीरे इनका जो द्विवेदी जी से जब परिचय हुआ तो द्विवेदी जी के साथ जुड़ करके द्विवेदी जी की जो प्रधान पत्रिका थी वह सरस्वती थी और सरस्वती के अंतर्गत इन्होंने अपनी रचनाएं को प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि हम मानते हैं कि गुप्त जी जो हैं वह प्रारंभ में वैश्य उपकारक जो नामक एक पत्रिका प्रकाशित होती थी कलकत्ता से, उसके अंतर्गत अपनी कविताओं को लिखते थे। लेकिन जैसे ही वे द्विवेदी जी के संपर्क में आए और द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संचालित जो सरस्वती पत्रिका थी, उस सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत वे अपनी काव्य की कविताओं को प्रकाशित करते थे। यह युग एक ऐसा युग था जिसके अंतर्गत आदर्शवाद, नैतिकता, राष्ट्रीयता और नवजागरण का पूर्ण रूप से यह युग माना जाता था, द्विवेदी युग। तो इस युग के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त का पूर्ण रूप से योगदान रहा है और इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत समाज के, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता की विचारधारा से उत्प्रोत हो या समाज के अंतर्गत जो उपेक्षित नारी हैं उन नारियों पर भी उनकी पूर्ण रूप से व्यापक दृष्टि पड़ी थी और उस उपेक्षित नारियों को उन्होंने अपने काव्य का मूलभूत रूप से विषय बनाया, जिसके अंतर्गत हम हमारे पाठ्यक्रम में उन्हीं उपेक्षित नारियों का ही जीवन चित्रण प्रस्तुत किया है। वो नारियां जो कि हमारे ऐतिहासिक घटनाक्रम के अंतर्गत रही, जैसे कि हम यदि रामचरितमानस या रामायण के अंतर्गत यदि देखें तो एक केकई को पूर्ण रूप से एक हीन भावना के अंतर्गत देखा गया था और उस हीन भावना के आधार पर केकई का कहीं पर भी वास्तविक जो पीड़ा है, अनुताप है, पश्चाताप है, वह कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन गुप्त जी ने जो है ऐसी ही उपेक्षित नारियां जो कि उस युग के अंतर्गत उनके द्वारा किसी प्रकार से कुछ भी गलत कार्य करने के पश्चात भी बाद में जब उन्हें जो पछतावा हुआ, उस पछतावे का किसी ने भी यथार्थ वर्णन नहीं किया था। उसी यथार्थ वर्णन को उन्हीं उपेक्षित नारियों को पूर्ण रूप से अपने काव्य के विषय के अंतर्गत उभारने का प्रयास उन्होंने किया है। तो हम देखते हैं कि केकई का जो अनुताप है वो हम इस रचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके पश्चात यदि हम देखें तो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, जो कि पूर्ण रूप से लक्ष्मण
राम के साथ सीता जी तो वन में चली गई थी, वे अपने पति के साथ रही, लेकिन उर्मिला जो है वह बिना किसी अपराध के भी वह पूर्ण रूप से उपेक्षित रही। तो उसका पूर्ण रूप से वर्णन देखने को हमें मिलता है, ऐसी उपेक्षित नारियां। इसी प्रकार से यशोधरा का वर्णन किया है उन्होंने। महात्मा गौतम बुद्ध की जो पत्नी है, महात्मा गौतम बुद्ध ने तो अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए या ज्ञान को की प्राप्ति के लिए वे चले गए थे, लेकिन यशोधरा का जो त्याग है उस त्याग को कोई भी नहीं देख सका था। उस त्याग का उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी काव्य की रचनाएं जो हैं वह उपेक्षित नारियों को पूर्ण रूप से उभारने में बहुत ही अधिक सहायक रही हैं। तो हम बात करें कि साकेत, यह जो केकई अनुताप है वह इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है, साकेत जो है इनका आधुनिक युग का खड़ी बोली का बहुत ही बड़ा महाकाव्य माना गया है। और उसके अंतर्गत जो हमारे सामने केकई का अनुताप उभर करके आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनकी प्रमुख जो रचनाएं यदि हम देखते हैं तो वह सबसे पहली रचनाएं जैसे भारत भारती हैं, जयद्रथ वध हैं, पंचवटी हैं, झनकार हैं, साकेत हैं, यशोधरा हैं, द्वापर हैं और विष्णुप्रिया हैं आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। यदि अब हम इस केकई अनुताप पर यदि बात करें तो यह जो केकई का जो अनुताप है, यह साकेत जो इनका महाकाव्य है वह साकेत महाकाव्य का अष्टम सर्ग है। कौन सा सर्ग माना गया है? 8वां सर्ग माना गया है। और यह 8वां सर्ग जो है इसके अंतर्गत केकई का पूर्ण रूप से पश्चाताप दिखाई देता है। गुप्त जी ने अपनी इस कविता के अंतर्गत उपेक्षित नारी पात्र को विशेष स्थान देते हुए और उनके संदर्भ में पूर्ण रूप से वर्णन किया है कि केकई का जो राम के प्रति पूर्ण रूप से अगाध जो स्नेह था, उस स्नेह को जिससे समय के साथ पूर्ण रूप से वह धुंधला पड़ चुका था, गुप्त जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इसके अंतर्गत उभारने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उन्होंने चित्रकूट में जब भरत विलाप के समय केकई किस प्रकार से अपना पश्चाताप व्यक्त करती है, उस पश्चाताप को पूर्ण रूप से उभारने का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। जब चित्रकूट में जब राम और भरत का जब मिलाप होता है, सारी सभा बैठी रहती है, कहा जाता है जब राम वन में चले गए तब केकई अपना पश्चाताप करने के लिए और भरत अपने भाई को पुनः लेने के लिए चित्रकूट पर्वत पर, जहाँ पर प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित वहाँ पर विराजमान थे, तो वहाँ पर गए और सारी सभा लगी, सभा में सभी लोग बैठे थे। तब उस समय केकई किस प्रकार से अपने मनोभावों को प्रभु श्री राम के सामने व्यक्त करती हैं, उसका बहुत ही मनोरम और सुंदर चित्रण इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने मैथिली शरण गुप्त के इन जीवन के संबंध में और उनकी वास्तविक काव्य की रचनाओं के विषय में हमने विस्तार पूर्वक से चर्चा की थी। उसके साथ साथ हमने केकई का जो अनुताप आपकी जो काव्य रचना है, जो कि साकेत का अष्टम सर्ग है, यह अष्टम सर्ग हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इसे लगाया गया है। तो कल से अगले वीडियो के अंतर्गत हम केकई के अनुताप के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।